तो आज हम बात करने वाले हैं 1793 के परमानेंट सेटलमेंट की। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसे बनाया तो गया था स्थिरता लाने के लिए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इतिहास में ये एक बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर जानी जाती है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और यही वो सवाल है जो आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है। सोचिए, एक पॉलिसी जिसका मकसद था रेवेन्यू में स्टेबिलिटी लाना, उसने बंगाल के पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम में इतनी उथल-पुथल और किसानों का ऐसा शोषण कैसे शुरू कर दिया। ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के फेल होने का एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो इस पॉलिसी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब इसकी नींव रखी जा रही थी। बात है 1764 की, बक्सर की लड़ाई के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कंट्रोल तो हो गया था, पर सच तो ये है कि वो बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मुश्किलों से घिरी हुई थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे हालात परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था 1770 का बंगाल का भयानक अकाल। इस अकाल ने कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तबाह कर दिया। और यहीं से कंपनी पर प्रेशर बना कि कोई ऐसी परमानेंट फैमिन प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए जिससे एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी हो। अब सवाल आता है कि इस पॉलिसी को बनाया किसने। तो इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनके साथ सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट जैसे अधिकारी भी थे। कॉर्नवालिस खुद ब्रिटेन के एक बड़े जमींदार परिवार से थे, और उनकी सोच क्या थी? उनका मानना था कि अगर भारत में भी इंग्लैंड की तरह जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया जाए तो इससे न सिर्फ एग्रीकल्चर में सुधार होगा, बल्कि कंपनी के लिए एक वफादार क्लास भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इस सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, जिसे कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स के एक पक्के सॉल्यूशन की तरह पेश किया गया था। तो ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या आखिर? इसका बिल्कुल सीधा साधा सिद्धांत था, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दो, वो भी हमेशा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसके बदले में उन्हें कंपनी को एक फिक्स्ड रेवेन्यू, मतलब एक तय लगान देना होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। इसने जमींदारों को सिर्फ टैक्स कलेक्टर से उठाकर जमीन का असली मालिक बना दिया। और ये सिस्टम शुरू में ब्रिटिश इंडिया के लगभग 19% हिस्से पर लागू हुआ। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। इसमें बंगाल, बिहार और ओडिशा के सबसे ज्यादा उपजाऊ और इकोनॉमिकली सबसे जरूरी इलाके शामिल थे। अच्छा, अब जरा रेवेन्यू के बंटवारे को देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। सिस्टम का हिसाब किताब बिल्कुल पक्का था। जितना भी लगान वसूला जाएगा उसका 10/11 हिस्सा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा, और बचा हुआ 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलेगा। थ्योरी ये थी कि ये छोटा सा हिस्सा भी जमींदारों को लगान वसूलने के लिए मोटिवेट करने को काफी था। तो कागज पर तो सब बढ़िया लग रहा था। कॉर्नवालिस और उनके समर्थकों का कहना था कि जमींदार अब जमीन के मालिक हैं, तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। रेवेन्यू की मांग इतनी ज्यादा और इतनी सख्त थी कि जमींदारों का ध्यान इन्वेस्टमेंट पर गया ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, किसी भी तरह से लगान वसूलना। और इस वसूली को पक्का करने के लिए एक बहुत ही बेरहम कानून बनाया गया, जिसे कहते थे सनसेट क्लॉज या सूर्यास्त का कानून। इसका नियम एकदम साफ और पत्थर की लकीर जैसा था। अगर तय तारीख को सूरज ढलने तक कंपनी को लगान नहीं मिला तो जमींदार की पूरी जायदाद तुरंत जब्त करके नीलाम कर दी जाएगी। कोई बहाना नहीं, कोई रियायत नहीं, चाहे फसल बर्बाद हो या कोई और मुसीबत आ जाए। तो फिर इस सिस्टम ने किया क्या? इसने एक तरह से शोषण का एक पूरा इंजन तैयार कर दिया। एक ऐसा इंजन जिसने किसानों और खेती की पूरी व्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया। सनसेट क्लॉज का असर फौरन और बहुत भयानक हुआ। सोचिए, कई पुराने खानदानी जमींदार परिवार जो पीढ़ियों से वहां थे, वो टाइम पर इतना भारी लगान नहीं चुका पाए, और नतीजा, उनकी जमीनें नीलाम हो गईं। और इन जमीनों को खरीदा किसने? शहर के व्यापारियों ने, कंपनी के अधिकारियों ने, ऐसे लोगों ने जिनका खेती बाड़ी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और यहीं से शुरू हुई एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की प्रथा। मतलब जमीन का मालिक शहर में बैठा है और जमीन कहीं और। अब देखिए ये शोषण की चेन कैसे बनी। जो नया जमींदार शहर में बैठा है वो खुद तो गांव जाएगा नहीं, तो वो क्या करता था? वो अपनी जमीन को आगे पटनीदार जैसे बिचौलियों को किराए पर दे देता था। अब वो पटनीदार अपना मुनाफा कमाएगा, वो आगे किसी और को किराए पर देगा। इस तरह बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई और हर लेवल पर मुनाफा जुड़ता गया। लेकिन इस पूरी चेन का बोझ आखिर में किस पर पड़ा?
सबसे नीचे वाले पर, यानी असली किसान रैयत पर। दिखावे के लिए किसानों की सुरक्षा के लिए एक पट्टा सिस्टम बनाया गया, मतलब एक लिखित एग्रीमेंट। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। असलियत ये थी कि 1793, 1799 और 1812 के रेगुलेशंस ने जमींदारों को बेहिसाब ताकत दे दी। इतनी ताकत कि अगर कोई किसान लगान न दे पाए तो जमींदार बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए सीधे उसकी संपत्ति जब्त कर सकता था, उसके हल, बैल, बीज, सब कुछ। इस कानून ने किसान को कानूनी तौर पर बिल्कुल लाचार बना दिया था। ये चार्ट इस सिस्टम की सबसे बड़ी आर्थिक गड़बड़ी को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है कंपनी का रेवेन्यू जो 1793 में फिक्स हो गया और वहीं का वहीं रहा। दूसरी तरफ है वो लगान जो किसानों से वसूला जा रहा था, वो समय के साथ बढ़ता ही गया। तो ये जो सारा एक्स्ट्रा पैसा था, ये कहाँ गया? ये गया जमींदारों और बिचौलियों की जेब में। कंपनी को कुछ नहीं मिला और किसान तो पिस ही रहा था। तो किसान के लिए इसका नतीजा क्या निकला? ऊंचा लगान, बढ़ता हुआ कर्ज और जमीन से बेदखल होने का डर। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। तो शॉर्ट टर्म में तो किसानों पर बहुत बुरा असर हुआ, पर अब देखते हैं कि लंबे समय में देश की खेती और खुद कंपनी की आर्थिक हालत पर इसका क्या असर हुआ। अगर एक पॉलिसी हिस्टोरियन की नज़र से देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो अपने लिए ही एक लंबा घाटा तैयार कर रहा था। तो लॉन्ग टर्म में इसका आर्थिक नतीजा क्या निकला? बहुत सीधा और साफ है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक गया। जमींदारों को सिर्फ लगान से मतलब था, जमीन सुधारने से नहीं। किसानों के पास तो वैसे भी कोई पैसा नहीं बचा था। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने जमीन से होने वाली भविष्य की सारी कमाई पर पानी फेर दिया। ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक फेलियर थी कि अंग्रेजों को भारत के दूसरे हिस्सों में इसके बिल्कुल उलट नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लानी पड़ी। यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। क्या कंपनी का असली मकसद सिर्फ रेवेन्यू फिक्स करना था, या फिर वो अपने लिए एक ऐसा वफादार जमींदार क्लास तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिश राज का साथ दें? तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में एक पॉलिसी डिजाइन के नजरिए से हम इससे क्या सीख सकते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम की नाकामी को 3 पॉइंट्स में समझना हो तो वो ये है। पहला, इसने गलत चीज को बढ़ावा दिया, इन्वेस्टमेंट को नहीं, सिर्फ लगान वसूली को। दूसरा, पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ दिया, जमींदार को सारी कानूनी ताकत दे दी और किसान को एकदम लाचार बना दिया। और तीसरा, यह सिस्टम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था। एक बार जो रेवेन्यू तय हो गया वो कभी नहीं बदला, चाहे आर्थिक हालात कितने भी बदल जाएं। और जब हम इसकी तुलना बाद में आई रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम से करते हैं तो इसकी खामियां और भी साफ नजर आती हैं। उन सिस्टम्स में रेवेन्यू सीधे किसानों या पूरे गांव से लिया जाता था, और सबसे जरूरी बात, रेवेन्यू रेट को समय समय पर बदला जा सकता था। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। अगर इस पॉलिसी का मकसद स्थिरता लाना था तो ये स्थिरता किस कीमत पर आई, और वो परमानेंट कीमत असल में चुकाई किसने? कंपनी ने, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पिसने वाले किसान ने?